जिस दिन मुझे पता चला कि जिन लोगों के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी खपा दी, वही लोग मेरी बर्बादी की दुआएं मांग रहे हैं, उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान को अपने दुश्मनों से नहीं, अपनों से डरना चाहिए। दुश्मन सामने से वार करता है, इसीलिए बचाव का मौका मिल जाता है, लेकिन अपने लोग मुस्कुराते हुए पीठ में छुरा घोंपते हैं। और जब तक सच सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं अपने घर की छत पर बैठा था। दिसंबर की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे माथे पर पसीना था। नीचे आंगन में मेरी माँ, मेरा छोटा भाई और मेरी भाभी बैठे बातें कर रहे थे। मैं ऊपर था, लेकिन उनकी आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। काश उस दिन मैं वो बातें ना सुनता, क्योंकि उसके बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। मेरा नाम राघव था। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर प्रतापगढ़ में रहता था। हमारा परिवार शहर के पुराने और सम्मानित परिवारों में गिना जाता था। हमारे दादा की छोड़ी हुई जमीन थी। शहर में 2 मकान थे और कुछ दुकानें किराए पर लगी हुई थी। पैसों की कमी कभी नहीं रही, लेकिन प्यार की कमी मुझे बचपन से महसूस होती थी। मेरे पिता का देहांत तब हो गया जब मैं सिर्फ 7 साल का था। उस दिन के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। माँ ने हम तीनों भाई बहनों को पाला, लेकिन ना जाने क्यों मुझे हमेशा लगता कि मैं इस घर में बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ। मेरी छोटी बहन पूजा और छोटा भाई निखिल माँ की आंखों के तारे थे। उनकी हर जिद पूरी होती और उनकी हर गलती माफ हो जाती, जबकि मुझे हमेशा जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाया जाता। अगर मैं नई साइकिल मांगता तो कहा जाता, तुम बड़े हो, समझदार बनो। अगर निखिल कोई चीज मांगता तो अगले दिन उसके सामने वो नई साइकिल खड़ी होती। मैंने कभी शिकायत नहीं की, शायद इसीलिए कि मुझे माँ से बहुत प्यार था। मुझे लगता था कि एक दिन वो समझेंगी कि मैं भी उनका बेटा हूँ। समय गुजरता गया। मैंने पढ़ाई पूरी की और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए काफ़ी थी। मैं अपनी पूरी कमाई अपनी माँ के हाथों में रख देता। मुझे खुशी होती कि मेरा परिवार खुश है। उसी दौरान मेरे लिए शादी का रिश्ता आया। लड़की का नाम था सिया। सिया पड़ोस के जिले जौनपुर की रहने वाली थी। उसके पिता का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। घर में 2 बड़े भाई थे जो अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। सिया शांत स्वभाव की थी, पढ़ी लिखी और बेहद संस्कारी लड़की थी। मैंने पहली बार उसे एक पारिवारिक मुलाकात में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। वो कम बोलती थी, लेकिन उसकी हर बात में सच्चाई झलकती थी। माँ ने रिश्ता तुरंत मंजूर कर लिया। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि माँ कभी किसी बात के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होती, लेकिन मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। कुछ ही महीनों बाद हमारी शादी हो गई। शादी के बाद मुझे उम्मीद थी कि अब जिंदगी थोड़ा सुकून से भरेगी। मुझे लगता था कि अब मेरे पास कोई अपना होगा जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूंगा। लेकिन शादी के पहले ही दिन कुछ अजीब शुरू हो गया। माँ हर समय सिया को अपने साथ रखती, रसोई में, आंगन में, बाजार में, हर जगह। अगर मैं कमरे में आता तो सिया किसी न किसी बहाने बाहर चली जाती। पहले मुझे लगता कि शायद नई नई शादी है, उसे समय चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि वो सिर्फ झिझक नहीं रही, उसके पीछे कोई और वजह है। एक रात मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ लौटा। कमरे में आया तो देखा सिया खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में कोई किताब थी। मुझे देखकर वो घबरा गई और तुरंत उठकर खड़ी हो गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इतना डरती क्यों हो मुझसे? वो कुछ नहीं बोली। मैंने फिर पूछा, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार किया है? उसने ना में सिर हिला दिया। फिर वो कुछ पल वही चुप रही। फिर बोली, मुझे नीचे जाना है, और बिना मेरी तरफ देखे कमरे से बाहर निकल गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं घंटों छत को देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समस्या क्या है। अगले दिन मैंने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की। माँ, सिया मुझसे ठीक से बात नहीं करती। माँ ने तुरंत जवाब दिया, अभी नहीं है, उसे समय तो दो। लेकिन शादी को 3 महीने हो चुके थे। तो क्या हुआ? लड़कियों को अपनाने में समय लगता है।
मुझे उनकी बात ठीक लगी। मैं चुप हो गया। लेकिन धीरे धीरे हालात और अजीब होते गए। अगर मैं सिया के लिए कोई उपहार लाता तो माँ कहती, फिजूल खर्ची मत किया करो। अगर मैं उसे कहीं घुमाने ले जाने की बात करता तो माँ कोई न कोई बहाना बना देती। एक बार तो मैंने अपनी माँ से कह दिया, माँ मैं अपनी पत्नी को सिर्फ बाजार तो ले जाना चाहता हूँ। माँ का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने कहा, लोग क्या कहेंगे? अभी नई नई शादी हुई है। हर समय साथ घूमना अच्छा नहीं है। मैं चुप रह गया, लेकिन मेरे मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे मन में पहली बार शक पैदा किया। उस दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर लौट आया। घर में आसमान्य शांति थी। माँ और भाभी बाजार गई हुई थी। निखिल अपने कमरे में था। मैं पानी लेने के लिए रसोई की तरफ गया। तभी मुझे स्टोर रूम से धीरे से आवाज़ सुनाई दी। मैं अनजाने में वहीं रुक गया। आवाज़ सिया की थी। वो रो रही थी और उसके सामने निखिल खड़ा था। मैंने कहा ना, मुझे मजबूर मत करो, सिया रोते हुए कह रही थी। निखिल बोला, बस थोड़ा और इंतज़ार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं वहीं जम गया। आखिर ऐसा क्या था जो मुझसे छिपाया जा रहा था? सिया ने अचानक मेरी तरफ देखा। हमारी नजरें मिली। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। निखिल भी घबरा गया। कुछ पल के लिए पूरा माहौल जम गया। मेरे अंदर हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसमें भी ज्यादा मुझे डर लग रहा था। डर इस बात का कि कहीं वो सच ना निकल जाए जिससे पूरा परिवार बिखर जाए। जिस पल मुझे स्टोर रूम में सिया और निखिल साथ दिखाई दिए थे, उसी पल मेरे अंदर कुछ टूट गया था। मैं चाहता तो उसी समय दोनों को सवाल कर सकता था, लेकिन ना जाने क्यों मेरे कदम वही जम गए। मुझे लगा शायद मैं जो सोच रहा हूँ वैसा कुछ हो ही ना। हर रिश्ता शक की नज़र से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इंसान का दिल भी अजीब होता है। एक बार उसे शक का बीज पड़ जाए तो फिर हर बात, हर मुस्कान, हर खामोशी के पीछे कोई मतलब नजर आने लगता है। उस दिन के बाद मैं घर के हर सदस्य को नए नज़रिए से देखने लगा था। सिया मुझसे पहले भी कम बात करती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में मुझे एक डर दिखाई देता। ऐसा डर जैसे वो कोई बहुत बड़ा बोझ अपने सीने में दबाकर जी रही हो। उधर निखिल भी पहले जैसा सहज नहीं रहा था। वो मुझसे नजरें चुराने लगा। मैं कई बार सोचता कि सीधे जाकर उससे पूछ लूं, लेकिन फिर माँ का चेहरा सामने आ जाता, जिस माँ पर मैंने हमेशा आंखें बंद करके भरोसा किया था। क्या वो भी मुझसे कुछ छुपा सकती है? ये सवाल ही मुझे बेचैन कर देता था। 2 दिन तक मैं चुप रहा। तीसरे दिन रात को जब वो सो चुके थे, मैं छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो सिया खड़ी थी। वो शायद पहली बार खुद मेरे पास आई थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। मैंने धीरे से पूछा, कुछ कहना चाहती हो? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आप मुझसे नाराज हैं? मैंने हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी हुई थी। तुम्हें क्या लगता है? सिया की आंखें भर आई। मैं आपको दुख नहीं देना चाहती, मैंने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा। तो फिर सच क्यों नहीं बताती? ये सुनते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ क्षण में मुझे देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस पलट कर नीचे चली गई। उस रात मैं और ज़्यादा उलझ गया था। अगली सुबह ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लगा। बार बार वही बातें याद आती रही। शाम को मैं अपने पुराने दोस्त समीर से मिलने चला गया। समीर बचपन से मेरा सबसे करीबी दोस्त था। उससे मैं कोई बात नहीं छिपाता था। जब मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई तो वो लंबे समय तक चुप बैठा रहा। फिर बोला, राघव, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन यहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। मैंने कहा, क्या? वो बोला, या तो लड़की किसी मजबूरी में है या फिर तुम्हारा परिवार तुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने तुरंत कहा, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। समीर ने गहरी सांस ली। हर बेटा यही सोचता है, लेकिन सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम मानना चाहते हैं। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। उस रात घर लौटकर मैंने फैसला कर लिया
कि अब मुझे सच जानना ही होगा। कुछ दिनों के बाद जब एक मौका मिला जिसने मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोल कर रख दिया। माँ और भाभी रिश्तेदारी में गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं, निखिल और सिया थे। निखिल अपने कमरे में था। मैंने हिम्मत करके सिया से कहा, आज मुझे पूरा सच जानना है। वो घबरा गई। कौन सा सच? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम और निखिल स्टोर रूम में क्या बात कर रहे थे? उसके हाथ कांपने लगे। कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर अचानक रोने लगी। इतना रोई कि मुझे डर लगने लगा। मैंने उसे पानी दिया। जब वो थोड़ी सी शांत हुई और बोली, मैंने कभी नहीं चाहा था कि ये सब हो। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। क्या क्या नहीं चाहा था? उसने सर झुका लिया। शादी से पहले मेरा रिश्ता निखिल जी के साथ तय होने वाला था। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। मैं कुछ पल उसे देखता रह गया। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या कहा तुमने? वो रोते हुए बोली, हम एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन तभी मेरे पिता की मौत हो गई। घर के हालात खराब हो गए। फिर निखिल जी पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। उन्होंने कहा था कि लौटकर शादी करेंगे, लेकिन मेरी भाभीियों ने मेरी शादी कहीं और करने की तैयारी शुरू कर दी। उसी समय आपकी माँ हमारे घर आई। मेरा गला सूख गया। फिर? सिया ने कांपती आवाज में कहा। उन्होंने कहा कि फिलहाल मेरी शादी आपसे करवा देते हैं, बाद में सब ठीक कर देंगे। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं कुर्सी पर बैठ गया। सिया रोती जा रही थी। मुझे बताया गया था कि आप बहुत गुस्सैल हैं। आप किसी किसी की इज्जत नहीं करते। मुझे आपसे डरना चाहिए। मम्मी जी हमेशा यही कहती थी। मेरी आंखें फैल गई। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो मुझसे इतनी दूर क्यों रहती थी। किसी ने उसके मन में मेरे खिलाफ जहर भर दिया था। मैंने धीमी आवाज से पूछा, और अब? सिया ने पहली बार मेरी तरफ सीधे देखा। उसकी आंखों में पछतावा था। अब मुझे समझ आ गया कि आप वैसे नहीं हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर अजीब सा दर्द उठा। जिस लड़की को मैं दिल से अपनाना चाहता था, उसे मेरे बारे में झूठ बताया गया। और ये सब किसी बाहर वाले ने नहीं, मेरी अपनी माँ ने किया था। उसी समय दरवाजे से आवाज आई। हम दोनों ने देखा। माँ खड़ी थी। उन्होंने शायद हमारी पूरी बात सुन ली थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। बहुत बातें हो गई, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। मैं पहली बार अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ। हाँ माँ, आज बहुत सी बातें हुई हैं और आज मुझे सब समझ आ गया। घर में सन्नाटा छा गया। निखिल भी बाहर आ चुका था। मैंने उसकी तरफ देखा। वो नजरें झुकाए खड़ा था। मैंने माँ से पूछा, क्या ये सच है? कुछ पल तक कोई नहीं बोला। फिर माँ ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, बस एक शब्द। उस एक शब्द ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मैंने दर्द भरी आवाज में पूछा, क्यों? माँ की आंखों में वर्षों से दबा हुआ गुस्सा उभर आया। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं अपने बेटे की खुशी चाहती थी। मैंने कहा, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। माँ कड़वाहट से हंसी, फिर बोली, नहीं राघव, तुम मेरे बेटे नहीं हो। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। आगे जो सच सामने आया, उसने मेरे जीवन की हर पहेली सुलझा दी और साथ ही मेरे दिल को हमेशा के लिए तोड़ भी दिया। माँ के मुंह से ये सुनकर कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में लोहे की सुलाख घुसेड़ दी हो। मैं कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा। मेरे कान सुन्न हो गए, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं था। जिस औरत को मैंने बचपन से माँ कहा, जिसके लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, आज वो कह रही है कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ। घर में ऐसा सन्नाटा था कि दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। निखिल सिर झुकाकर खड़ा था। सिया रो रही थी और मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर मैं कौन हूँ माँ? माँ की आंखों में ना जाने कितने सालों की नफरत भरी हुई थी और बोली, तुम्हारी असली माँ तुम्हारे जन्म देते ही चल बसी थी। तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी मुझसे की। मैंने तुम्हें पाला जरूर, लेकिन कभी अपना नहीं मान सकी। मेरी आंखों के सामने बचपन की सारी तस्वीरें घूमने लगी। वो हर बार जब निखिल की गलती साफ हो जाती, हर बार जब मेरी ज़रूरतों को टाल दिया जाता, हर बार जब मुझे कहा जाता कि तुम बड़े हो,
समझदारी दिखाओ। आप सब समझ आ रहा था। ये जिम्मेदारी नहीं थी, ये दूरी थी। ये प्यार नहीं था, ये मजबूरी थी। मैंने दर्द से पूछा, अगर आपने मुझे कभी अपना माना ही नहीं तो फिर मुझे इतने साल धोखे में क्यों रखा? माँ ने बिना किसी पछतावे से कहा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तुम्हारे पिता सारी जायदाद तुम्हारे नाम करके गए थे। अगर मैं तुम्हें दूर कर देती सब कुछ हाथ से निकल जाता। उनके शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह गिर रहे थे। मैंने निखिल की तरफ देखा और तुम? निखिल की आंखें भर आई। वो बोला, भैया मैं गलत था, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा था कि ये बात यहाँ तक पहुँचे। मैं कड़वाहट से हंस पड़ा, लेकिन पहुंची तो यही है ना। ये वो चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात मैं अपने कमरे में बंद हो गया। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। कभी अपने पिता को याद करता, कभी बचपन को, कभी उन सपनों को जो मैंने इस परिवार के लिए देखे थे। सुबह जब सूरज निकला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं रात भर में कई साल बूढ़ा हो गया हूँ। अगले कुछ दिन घर में अजीब माहौल रहा। माँ मुझसे बात नहीं करती थी। निखिल सामने आने से बचता। सिया भी चुप रहती। लेकिन एक चीज बदल गई। अब वो मुझसे डरती नहीं थी। एक शाम मैं आंगन में बैठा था और सिया धीरे से मेरे पास आई। उसके हाथ में चाय का कप था। उसने कप मेरी तरफ बढ़ाया और बोली, आपने खाना नहीं खाया? मैंने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं था, चिंता थी। मैंने पूछा, अगर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं तो? वो चौंक गई। क्या मतलब? मैंने कहा, अगर मैं तलाक दे दूं तो तुम निखिल से तुम निखिल के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। मेरी बात सुनते उसकी आंखों में आंसू निकल आए। वो बोली, आप अभी भी मुझे नहीं समझे। मैं चुप रहा। वो बोली, शादी से पहले जो था वो सिर्फ एक सपना था, लेकिन शादी के बाद मैंने देखा कि असल इंसान कौन है। जिस आदमी के बारे में मुझे सबसे ज्यादा डराया गया था वही आदमी मेरे लिए सुरक्षित निकला। मैं उसकी तरफ देखता रह गया। वो आगे बोली, मुझे किसी और के साथ की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे अपनाएंगे तो मैं आपके आपके साथ रहना चाहती हूँ। अगर नहीं अपनाएंगे तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। उस दिन पहली बार मेरे दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हुआ। कुछ रिश्ते खून से नहीं बनते, कुछ रिश्ते भरोसे से बनते हैं। और शायद हमारे बीच अब वही रिश्ता बनने लगा था। अगले महीने मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने शहर के दूसरे हिस्से में एक छोटा सा घर खरीद लिया। बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें सुकून था। मैंने माँ से कहा, माँ मैं अलग रहना चाहता हूँ। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उन्हें पहले से अंदाजा था। निखिल ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस भरोसे को बनने में पूरी जिंदगी लगती है उसे टूटने में एक सच ही काफी होता है। मैं और सिया नए घर में आए। शुरुआत आसान नहीं थी। पहली बार मुझे खुद घर के खर्च संभालने पड़े। पहली बार सिया को बिना किसी के सहारे पूरा घर चलाना पड़ा। लेकिन अजीब बात थी कि हम दोनों फिर भी खुश थे, बहुत खुश। सुबह मैं ऑफिस जाता, शाम को घर लौटता। दरवाजे पर सिया मुस्कुराते हुए मुझे मिलती। वो छोटी छोटी बातें जो कभी मेरी जिंदगी में नहीं थी, अब मेरी सबसे बड़ी खुशियां बन गई। कभी वो मेरी पसंद की चाय बनाती, कभी मैं उसके लिए मिठाई ले आता। कभी हम छत पर बैठकर देर रात तक बातें करते। धीरे धीरे हमारे बीच वो अपनापन आ गया जिसकी मैं शादी से पहले उम्मीद कर रहा था। 2 साल गुजर गए। फिर एक दिन डॉक्टर ने हमें खुशखबरी दी। हम माता पिता बनने वाले थे। जब मैंने ये खबर सुनी तो मेरी आंखें भर आई। उस पल मुझे अपने पिता की बहुत याद आई। काश आज वो होते। सिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो समझ गई कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। कुछ महीनों के बाद हमारे घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। जब मैंने उसे पहली बार गोद में उठाया तो मेरी आंखों में आंसू बह निकले। मैंने मन ही मन एक वादा किया। मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी अपनी बेटी को वो दर्द महसूस नहीं होने दूंगा जो मैंने अपने बचपन में महसूस किया था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। समय के साथ माँ बूढ़ी हो गई। एक दिन अचानक उनका फोन आया। आवाज बहुत कमजोर थी। उन्होंने कहा, अगर हो सके तो एक बार मिलके जाओ। मैं गया।
क्योंकि नाराज़गी कितनी भी बड़ी हो, इंसानियत उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। माँ बिस्तर पर पड़ी थी। पहले जैसी सख्ती अब उनके चेहरे पर बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और रोने लगी। शायद पहली बार उन्हें अपने किए का एहसास हुआ था। उन्होंने धीमी आवाज़ से कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि कुछ घाव माफ़ तो किए जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह भरे नहीं जा सकते। कुछ महीनों के बाद उनका देहांत हो गया। मैंने उनके अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारियां निभाई। लोगों ने पूछा भी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्यों? मैंने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि उन्होंने चाहे मुझे अपना बेटा माना या ना, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा अपनी माँ माना था। आज उस घटना को बहुत साल बीत चुके हैं। मैं अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी स्कूल जाती है। सिया अब हर सुबह मेरे लिए चाय बनाती है। अब जब भी मैं शाम को छत पर बैठकर पुराने दिनों को याद करता हूँ, तो एक बात जरूर समझ आती है। भगवान हर इंसान की जिंदगी में देर से सही, लेकिन न्याय जरूर करता है। कभी कभी वो हमसे कुछ रिश्ते छीन लेता है, ताकि हमें ऐसे रिश्ते दे सके जो सच में हमारे अपने हों। मैंने अपनों के बीच रहकर अकेलापन देखा था, लेकिन आज एक छोटे से घर में मुझे वो अपनापन मिला है जिसके लिए मैं पूरी जिंदगी तरसता रहा। और शायद ये मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत अंत है, क्योंकि आखिर में मुझे जायदाद नहीं मिली, बदला नहीं मिला, जीत नहीं मिली, मुझे एक परिवार मिला। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यही तो होती है। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिंदी कहानियाँ पॉडकास्ट पर ये कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले आती रहे। धन्यवाद।